हाजिर हूं जिसका नाम है ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर। ये नेपच्यून स्फीयर ओसामा बिन लादेन की हंट की कहानी। हम इसे ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर, एक ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया 10 साल पुरानी तलाश खत्म हो जाए, और अगर मिशन असफल हुआ तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल सविनय इंडियन ब्रीफ। आज मैं एक डॉक्यूमेंट्री के साथ, एक कहानी के साथ आपके पास हाजिर हूं जिसका नाम है ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर। ये नेपच्यून स्फीयर ओसामा बिन लादेन की हंट की कहानी। हम इसे जानेंगे और समझेंगे और बड़े मनोरंजन से इसे सुनेंगे। ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर, एक ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। 2 मई 2011 रात के लगभग 1 बजे पाकिस्तान के एक शांत शहर इस्लामाबाद में ज्यादातर लोग गहरी नींद में। सड़कों पर सन्नाटा था, हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसी अंधेरे आसमान में 2 हेलीकॉप्टर किसी सार्वजनिक घोषणा के एक ऐसे मिशन पर उड़ रहे थे जो आने वाले कुछ ही मिनटों में दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। उन हेलीकॉप्टर्स में बैठे सैनिक के पास सिर्फ 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट। अगर मिशन सफल हुआ तो 10 साल पुरानी तलाश खत्म हो जाएगी, और अगर मिशन असफल हुआ तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि उस रात क्या हुआ। असली सवाल यह है, आखिर एक आदमी दुनिया का सबसे वांटेड व्यक्ति कैसे बन गया? कैसे उसने पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों को लगभग 10 साल तक चुनौती दी? आखिर उसे ढूंढने के लिए अमेरिका ने ऐसे कौन कौन से खेल खेले जिसकी भनक दुनिया को भी नहीं लगी? दोस्तों, आज की डॉक्यूमेंट्री किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उस वास्तविक घटना पर बेस्ड है जिसने 21वीं सदी की राजनीति, सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इसको स्टार्ट करते। अध्याय 1, एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे वांटेड व्यक्ति तक। साल 1957 था। सऊदी अरब के शहर शियाद में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था ओसामा बिन लादेन। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के सबसे सफल निर्माण कारोबारी में गिने जाते थे, और उनका व्यापक शाही परिवार कई परियोजनाओं से जुड़ा था। इस वजह से ओसामा का बचपन आर्थिक रूप से बेहद संपन्न माहौल में बीता। लेकिन यह एक दिलचस्प सवाल पैदा कर देता है, अगर उसके पास इतनी दौलत और पहचान और आराम की जिंदगी थी तो फिर उसने ऐसा रास्ता क्यों चुना जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया? अब आता है अफगानिस्तान का युद्ध और एक नया मोड़। साल था 1957। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया। यह संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। उसी दौरान कई देशों ने अलग अलग कारणों से अफगान प्रतिरोध समूह को समर्थन किया। उसी समय ओसामा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय हुआ। शुरुआत में उसका काम लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि धन जुटाना, निर्माण कार्य से मदद करना और विदेशी स्वयंसेवकों के लिए नेटवर्क तैयार करना बताया जाता। लेकिन धीरे धीरे उसकी भूमिका बदलती चली गई। फिर 1988 में अल कायदा का गठन होता है। अस्तित्व में आया अल कायदा। कई शोधकर्ताओं के अनुसार शुरुआत में इसका उद्देश्य विदेशी लड़ाकू का नेटवर्क तैयार करना, लेकिन आने वाले वर्षों में यह संगठित दुनिया के सबसे बड़े चर्चित आतंकवादी नेटवर्कों में से एक बन गया। 1990 के दशक में अमेरिका और अल कायदा के बीच तनाव बढ़ता गया। इसके बाद कई बड़े आतंकी हमले अल कायदा का नाम लेते हुए सामने आए। अब आता है 11 सितंबर 2001।
अमेरिका के लिए एक सामान्य सुबह। कुछ ही समय में इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में यह सुबह बदलने वाली। 4 यात्री विमानों का अपहरण किया गया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जा टकराए। 1 विमान पेंटागन से टकराया और चौथा पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इन हमलों में 3000 लोगों की जान गई। 3000। पूरी दुनिया स्तब्ध। इसके बाद अमेरिका ने अलकायदा को इसका जिम्मेदार ठहराया और फिर बन गया ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे वांटेड व्यक्ति। अब उसकी तलाश की ओर चलते हैं दोस्तों। उसकी 10 साल की ओर तलाश की ओर। हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया। हजारों सैनिक, विशेष बल और दुनिया की सबसे उन्नत खुफिया एजेंसियां सभी के लक्ष्य पर केंद्रित थी ओसामा बिन लादेन। लेकिन महीने बीत गए, साल बीत गए, समय बीतता गया, वह नहीं मिला। कहा जाता था वह कभी पहाड़ों में है, कहीं अफगानिस्तान के तोड़ा गोड़ा में है, कभी सीमा पार, कभी किसी गुफा में, लेकिन हर सुराग आखिरकार अधूरा साबित होता। अब दोस्तों आने वाला था खेल बदलने वाला सुराग। लगभग 1 दशक बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सोचा अगर ओसामा तक सीधा नहीं पहुंचा जा सकता तो उस व्यक्ति तक तो पहुंचा जा सकता है जो हमेशा उसके संपर्क में रहता है। यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे धैर्यपूर्ण और गोपनीय खुफिया खोज। और यही सुराग उन्हें पाकिस्तान का एक शहर एबटाबाद तक ले जाने वाला था। लेकिन क्या सचमुच में दुनिया का सबसे वांटेड व्यक्ति एक सैन्य शहर के बीचों बीच छुपा रह सकता था? 10 साल के बाद मिला सबसे बड़ा सुराग। 10 साल, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां, अरबों डॉलर का खर्च, हजारों सैनिक, लेकिन दुनिया का सबसे वांटेड आतंकवादी अभी भी गायब था। फिर एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी कहानी बदल दी। अब चलते हैं CIA की रणनीति के ऊपर। दोस्तों, CIA को अब यह समझ आ चुका था कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ओसामा बिन लादेन को खोज रहे थे, जबकि उस इंसान को खोजना चाहिए था जो हर हाल में ओसामा बिन लादेन तक पहुंचता था। इंटेलिजेंस की दुनिया में लोगों को अक्सर ऐसे लोगों को कुरियर कहा जाता है, यानी वह व्यक्ति जो संदेश पहुंचाता है लेकिन कभी खुद सुर्खियों में नहीं आता। कई वर्षों की पूछताछ और अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारियों को जोड़ने के बाद एक नाम बार बार सामने आने लगा, अबू अहमद अल कुवैती। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार उन्हें संदेह था कि यह व्यक्ति ओसामा के सबसे भरोसेमंद संदेशक वाहकों में से एक है। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी और समस्या यह थी कि उसका भी कोई स्पष्ट पता नहीं था। न मोबाइल, न इंटरनेट, न सोशल मीडिया। वह जैसे जानबूझकर दुनिया की नजरों से दूर रहता था। अब चलते हैं महीनों तक उसके पीछे के ऊपर। CIA ने फैसला किया अब वे ओसामा को नहीं बल्कि उसके कुरियर का पीछा करेंगे। महीनों तक गतिविधियों पर नजर रखी गई। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कब निकलता है, कब लौटता है, हर छोटी से छोटी जानकारी दर्ज की जाने लगी। और फिर एक दिन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद पहुंचा हुआ व्यक्ति। यह था एक रहस्यमयी परिसर। कुरियर जिस घर में दाखिल हुआ उसे देखकर CIA के अधिकारी भी हैरान रह गए। यह कोई साधारण मकान नहीं था। करीब 18 फीट ऊंची दीवारें, ऊपर कटीली तार, अंदर जाने का सीमित रास्ता, न कोई टेलीफोन लाइन, न इंटरनेट कनेक्शन। घर का कचरा बाहर फेंकने के बजाय अंदर ही जलाया जाता था। सबसे अजीब बात तो यह थी कि घर के रहने वाले लोग कभी भी बाहर नहीं दिखाई देते। अगर कोई बाहर निकलता भी तो बहुत कम समय के लिए। CIA के विश्लेषकों ने सोचना शुरू किया,
आखिर इतनी सुरक्षा किसके लिए? अब नया अध्याय जुड़ता है दोस्तों, द पेसर। इस दौरान सैटेलाइट तस्वीरें और निगरानी के दौरान एक दिलचस्प बात सामने आई। हर दिन एक लंबा व्यक्ति कुछ देर घर की ऊपरी मंजिल या खुले हिस्से में टहलता दिखाई देता, लेकिन वह कभी घर से बाहर नहीं निकलता। CIA ने अपनी रिपोर्ट में उसे एक कोड नाम दिया, द पेसर, क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाते थे। सिर्फ उसकी चाल और उसके चलने के तरीके और रोज की दिनचर्या से उसका नाम द पेसर पड़ा। शक और गहरा हो चुका था। दुनिया का सबसे वांटेड आतंकवादी या वांटेड व्यक्ति क्या यहीं छुपा हो सकता है? अब था वक्त सबसे मुश्किल फैसले का। अब सवाल सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं था, सवाल यह था कि अगर जानकारी गलत निकली तो क्या होगा इसका असर? अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करे और वहां ओसामा मिले ही नहीं तो पूरी दुनिया में अमेरिका के साथ पर सवाल उठ सकते थे। दूसरी तरफ अगर जानकारी सही हुई तो 10 साल की तलाश खत्म हो सकती थी। वाशिंगटन में लगातार गुप्त बैठकें होने लगी। CIA अपनी रिपोर्ट पेश कर रही थी। सैन्य अधिकारी अलग अलग विकल्प बता रहे थे। सोच में यह था कि यहाँ बमबारी किया जाए या रेड। पहला सुझाव था पूरे परिसर पर हवाई हमला कर दिया जाए, जोखिम कम, लेकिन अगर लक्ष्य वहां ना हुआ तो सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। तो दूसरा सुझाव सामने आता है, सीक्रेट कमांडो रेड, जो कहीं ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर गिर गया, अगर स्थानीय सुरक्षा बल जल्दी पहुंच गए या अगर मिशन लंबा खिंच गया तो पूरी टीम फंस सकती थी। फिर भी बहस के बाद कमांडो रेड का विकल्प चुना गया। दुनिया का सबसे गोपनीय मिशन की तैयारी शुरू हुई। दुनिया के एक सुरक्षित प्रशिक्षण क्षेत्र में एबटाबाद वाले परिसर जैसी एक पूरी की पूरी इमारत बनाई गई। दरवाजे, सीढ़ियां, दीवारें, सब कुछ लगभग उसी तरह। स्पेशल ऑपरेशन टीम बार बार उस परिसर में अभ्यास करती रही। हर कमरे का नक्शा, हर मोड़, हर सेकंड याद किया गया। उन्हें पता था असल मिशन में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब समय था दोस्तों उड़ान का, और फिर आ गई 1 मई 2011 की रात। अफगानिस्तान में 2 स्टेल्थ हेलीकॉप्टर तैयार खड़े, इंजन चालू हुए, रोटर घूमने लगे और कुछ ही पलों में वे अंधकार आसमान में उड़ चुके थे। उन हेलीकॉप्टरों में हर सैनिक को सिर्फ एक बात पता थी, या तो वो इतिहास लिखेंगे या वो इतिहास बन जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि एबटाबाद पहुंचते ही मिशन का सबसे बड़ा संकट उनका इंतजार करना। अपने लक्ष्य के ठीक ऊपर 2 स्टेल्थ हेलीकॉप्टर पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर ऊंची दीवारों वाले परिसर के ऊपर मंडराने लगा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। पलक झपका, ऊंची दीवारें, कम जगह, हवा की दिशा, इन सब के कारण एक हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन बिगाड़ लिया और कुछ ही सेकंड में वो पायलट ने अपनी असाधारण कौशलता दिखाते हुए हेलीकॉप्टर में सारे लोगों की लैंडिंग कराई, लेकिन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। तो क्या यहाँ मिशन खत्म हो सकता था? क्या यहाँ की वर्षों की ट्रेनिंग खत्म हो सकती थी? नहीं। दोनों इस टीम के साथ थे। कमांडो तुरंत बाहर निकले, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अब था समय के खिलाफ दौड़। पूरी टीम पहले से तय योजना के अनुसार अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगी। हर दरवाजा, हर कमरा, हर सीढ़ी बहुत सावधानी से पार की जा रही। उन्हें पता था जितना समय बढ़ेगा जोखिम भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर स्थानीय सुरक्षा बलों को मिशन की सूचना मिल जाती तो बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता। अब पहुंचते हैं आखिरी मंजिल पर। अब टीम ऊपरी मंजिल के ऊपर बढ़ रही थी। यही वह जगह थी जहां खुफिया एजेंसियों को सबसे ज्यादा शक था कि कुछ ही क्षणों बाद टीम का सामना उस व्यक्ति से होगा। हुआ भी।
उससे पहले बीच में ओसामा के बेटे को मार गिराया गया। फिर आया ओसामा बिन लादेन। टीम का सामना हुआ उस व्यक्ति से जिसकी तलाश लगभग 10 वर्षों से पूरी दुनिया कर रही थी। अमेरिका के अधिकारियों के अनुसार मिशन के दौरान बिन लादेन को मार गिराया गया। इसके बाद टीम ने पहचान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया, जैसे उसके डीएनए के लिए उसका खून ले लिया गया। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, असली चुनौती अब शुरू हुई थी। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह जानकारी था। कमांडो टीम खाली हाथ वापस नहीं लौटी। परिसर से कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, दस्तावेज, बड़ी मात्रा में डिजिटल सामग्री एकत्रित की गई। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इन सामग्रियों से अल कायदा के नेटवर्क और उसके कार्य प्रणालियों को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इतिहासकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह मिशन सिर्फ एक व्यक्ति के खोजने का नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने का भी अभियान था। अब दोस्तों, ये सारी चीजें इकट्ठा कर ली गई थी। हेलीकॉप्टर को फिर उड़ाया गया और जो हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था उसे बम से उड़ा दिया गया ताकि कोई भी नामो निशान न मिले। मिशन की शुरुआत में एक हेलीकॉप्टर जो परिसर में उतर गया था उसे वापस ले जाना तब संभव नहीं था, लेकिन उसमें इस्तेमाल की हुई तकनीक बेहद संवेदनशील थी। टीम ने निकलने से पहले उसे नष्ट कर दिया ताकि तकनीकी जानकारी किसी दूसरे देश या संगठन के हाथ न लग सके। इसके बाद सभी कमांडो दूसरे हेलीकॉप्टर पर सवार हुए और अफगानिस्तान को लौट गए। पूरा ऑपरेशन लगभग 40 मिनट में पूरा हो चुका और ओसामा बिन लादेन को बॉडी बैग में लपेटकर इस्लामिक विधियों के अनुसार पानी में गिरा दिया गया, समुद्र में। दुनिया को खबर मिली। कुछ ही घंटों बाद व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की ऑपरेशन सफल रहा और ओसामा बिन लादेन मारा गया। यह घोषणा होते ही दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी। कहीं लोगों ने राहत महसूस की तो कहीं इस ऑपरेशन के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर बहुत छिड़ गए। दुनिया बदल गई, लेकिन क्या आतंकवाद खत्म हुआ दोस्तों? ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर इतिहास का सबसे चर्चित स्पेशल ऑपरेशन बन गया, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या एक व्यक्ति के मारे जाने से आतंकवाद खत्म हो गया? जवाब है नहीं। इसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवादी संगठन सक्रिय रहे। यानी यह एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि एक लंबे संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इस मिशन से दुनिया ने क्या सीखा था दोस्तों? इस मिशन ने दुनिया की खुफिया एजेंसियों को एक बड़ा सबक दिया। कभी कभी आधुनिक तकनीक भी ठहरे का विकल्प नहीं बन सकती। 10 साल, हजारों सुराग, अनगिनत असफलताएं और आखिरकार एक कुरियर से मिली जानकारी ने पूरे मिशन की दिशा बदल दी। इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइलों से नहीं जीते जाते, बल्कि सूचना, रणनीति, टीम वर्क और सही समय पर लिए गए सही निर्णय इतिहास लिख जाया करते। तो दोस्तों, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, वह 10 साल की खुफिया जंग, अनगिनत असफल प्रयासों और एक ऐसी मिलीजुली मिशन की कहानी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपने पर खींच लिया। आज भी इस ऑपरेशन का अध्याय दुनिया के सैन्य अकादमियों में, खुफिया एजेंसियों में और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतिहास केवल यह नहीं बताता कि कौन जीता, इतिहास यह भी बताता है कि जीतने की कीमत क्या चुकानी पड़ी थी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी कहानियां आपके पास लाता रहूंगा। और दोस्तों, मुझे एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा, अगर आप उस समय के राष्ट्रपति होते तो आप क्या करते? क्या नेपच्यून स्पीयर स्टार्ट करते या नहीं? आप देख रहे थे सविनय इंडियन ब्रीफ। दुर्गा माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।